Okay, so the chapter number 9, light and refraction for the quick revision बिफोर एग्जामिनेशन. अब भाई एग्जामिनेशन में करने से पहले हमें ये पता करना होता है कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका कितना वेटेज है. तो लगभग 8 से लेकर 10 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं. और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनती हैं और रे डायग्राम भी बनते हैं. तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये इसके अंदर थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों होने की वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी भी लगता है किन्हीं किन्हीं बच्चों को, किसी किसी को बहुत नॉर्मल लगता है. सो हम लोग फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी हुई थी, जो अगेन इस क्लास में रिपीट की गई हैं, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. हम ऑलरेडी 9th क्लास में इसको पढ़ के आए हुए हैं, तो आपके लिए आसान होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लुक इनटू दिस पिक्चर. यहाँ पर ये है ब्लू कलर की जो लाइन है, ये है एक तरीके का नॉर्मल जो प्लेन है, जहाँ पर आप देख रहे हैं सन से या किसी स्पेसिफिक लाइट वाले सोर्स से एक लाइट की रे आ रही है. द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे. तो दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. व्हेन इट इज कमिंग टू द डाउन एंड टचिंग टू द फ्लोर, इट इज गोइंग बैक इनटू दिस डायरेक्शन. सो द एंगल विच इज फॉर्मिंग विद द नॉर्मल इज द थीटा नंबर 1 और विच इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दैट मीन्स कोई रे अगर किसी सोर्स से आ रही है और किसी प्लेन पर टकरा रही है, तो जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है. सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दीज 3 रेज, यू कैन सी माई कर्सर. ये है हमारी इंसिडेंट रे, आने वाली रे. ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम बोलते हैं जाने वाली रे. और ये है हमारा नॉर्मल. ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर प्रेजेंट रहते हैं. ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस लॉ इज द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे are on opposite side of the normal, which is very common and very normal. तो ये जो लॉ है बहुत आसानी से आपने सीख लिया होगा और इसको याद करके एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद इस चैप्टर में आता है बच्चों टाइप्स ऑफ मिरर. मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. अब मिरर तो हमें पता चल गया है कि भाई, लेकिन हमारी जो इमेजेस है वो हमारी मिरर पर किस तरीके से बनती है. यू कैन सी इनटू दिस पिक्चर इंसिडेंट रेज आ रही हैं, एक प्लेन पर टकरा रही हैं और वहीं पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है. रिफ्लेक्ट होना मतलब वापस लौटना. इंसिडेंट रे मतलब आना, आना और जाना, राइट. प्लेन मिरर पर कभी कोई इंसिडेंट रे आती है, अगर वो तुरंत वापस लौटती है तो आप उसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे. नाउ लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन. पूरी चारों तरफ डायरेक्शन में लाइट रेज हैं. दे touch any object. Some of these rays fall on the plane mirror also. The mirror reflects these rays and they reach to our eyes. Our brain thinks that these rays are coming from behind the mirror, so we can see the image on that. तो अल्टीमेटली आपको इमेज कैसे देखने को मिलती है ये हमें समझ में आ गया. अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे है जो वापस जाने वाली है, दे डू नॉट रियली मीट. वो एक्चुअली में नहीं मिलती है, बट हमें ऐसा नजर आता है ये मिरर के पीछे मिल रही है. तो जो मिरर के पीछे हमें इमेज नजर आती है वो हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में बढ़ रही है, एक्चुअली में नहीं बढ़ रही होती है. दे ओनली अपीयर टू मीट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड. हेंस द जो इमेज इज actually a virtual image, not the real image, which is known as virtual image. तो virtual image की definition अगर पूछी जाएगी तो आप यही लिख सकते हैं, because the reflected rays do not really meet behind the mirror, they only appear to meet when extended backward, hence the images is known as virtual images, not the real images. Now distance rule of a plane mirror and the light falling normally on the mirror, how it happens. जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है बेटा उतनी इमेज अपने को नजर आती है. जितने पास में ऑब्जेक्ट रहता है उस हिसाब से इमेज नजर आती है. हम हमारे घर में कबर्ड के सामने, हमारे मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम दूर जाते हैं तो हमारी इमेज भी अंदर की तरफ दूर चली जाती है, राइट. हम मिरर के पास आते हैं तो हमारी इमेज भी मिरर के सामने पास आती जाती है, विच इज नोन एज डिस्टेंस रूल फॉर दैट. नाउ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द मिरर, हाउ इट फॉल? व्हेन अ लाइट रियली फॉल्स परपेंडिकुलरली एट 90 डिग्री ऑन द मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड स्ट्रेट बैक अलोंग द सेम लाइन. यू कैन सी इनटू दिस पिक्चर. ये पिक्चर हमने पहले वाली स्लाइड में भी लगाई हुई थी. अगर कोई इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल से सीधी आकर लाइट मिरर पर पड़ रही है तो वापस उसी एंगल से वापस बैक टू बाउंस हो जाती है. इसको आप बोलते हो रिफ्लेक्टेड रे, राइट. जिस तरीके से रे आएगी उसी तरीके से रे जाएगी. अब हमारे सिलेबस में स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स
कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप हमेशा एक याद रखिए, एक कटोरी को, एक बाउल को, या फिर एक सिंपल चम्मच को। चम्मच के अंदर वाला पार्ट और चम्मच के बाहर वाला पार्ट, ये दोनों ही आपको स्पेरिकल मिरर की याद दिलाएगा। अंडरस्टूड? ना स्पेरिकल मिरर्स मतलब दैट आर मिरर दैट आर मेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दे हैव अ कर्व्ड सरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। एक तो अंदर की सरफेस, चम्मच के या बाउल के अंदर वाली सरफेस को आप देख लीजिए, या चम्मच या बाउल के बाहर वाली सरफेस को देख लीजिए। इस पिक्चर को ध्यान से दीजिए, यहाँ पर मैंने जो चम्मच का पिक्चर लगाया हुआ है उसके अंदर वाली सरफेस की हम बात कर रहे हैं, विच इज नोन एज नाउ कॉनकेव मिरर। ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर अंदर वाली साइड है कॉनकेव मिरर, यहाँ पर कर्व्ड इनवर्ट्स लाइक द इनसाइड ऑफ ए बाउल। इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। दिस यू नीड टू राइट प्रॉपर डेफिनेशन। आप चम्मच के अंदर वाला नहीं लिख सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आई एम अंडरस्टैंडेबल टू यू? आपको लिखते टाइम प्रॉपरली डिफाइन करना होगा। द डेफिनेशन वुड बी, इफ द इनर सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। मतलब अंदर वाला रिफ्लेक्ट्स लाइट रेज सो दैट दे मीट एट अ पॉइंट विच इज कन्वर्स। इट इज यूज्ड इन द शेविंग मिरर, इट इज यूज्ड इन द डेंटिस्ट मिरर, इट इज यूज्ड इन द कार हेडलाइट्स एंड ऑल। यू कैन लुक इनटू दिस पिक्चर एंड आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है चम्मच के पीछे वाला पार्ट या फिर बाउल के पीछे वाला पार्ट, दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, राइट? कर्व टुवर्ड्स आउटवर्ड्स लाइक द बैक ऑफ ए स्पून। इफ द आउटर surface of a spherical mirror is refracting surface, then it is called a convex mirror. This definition you are supposed to write in the examination rather than outer side of a bowl or outer side of the spoon. You are just understanding all those things for your understanding, but when you will write definition, you are supposed to use the proper definition of all of them. Always remember, साइंस में आपको अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए, तो जो डेफिनेशन टेक्स्ट बुक्स में दी हुई है ना बच्चों, उनको एज इट इज लिख दिया करो बिना दिमाग लगाए, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखते हैं अब क्या है। अब आपको कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर में किसी से स्पेसिफिक तरीके की टर्मिनोलॉजी का यूज करना होता है, जैसे कि ये आपको स्पेरिकल मिरर का पिक्चर दिया हुआ है। लुक इनटू दिस। यहाँ पर आपको ये टर्म्स हमेशा याद रखना होंगे क्योंकि आपको रे डायग्राम बनाने में हेल्पफुल होती हैं। इसमें देखिए स्पेरिकल मिरर है, टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर्स आर, द मेन थिंग इज प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। यू कैन सी दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर फ्रॉम द सेंटर टू द लास्ट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज ऑल दैट, राइट? सो ऑल दीज 3-4 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। रे डायग्राम विच इज अल्ट्रा शॉर्ट रिविजन। रे डायग्राम को हमें बहुत फटाफट से रिविजन करना है। कॉनकेव मिरर में 3 इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला डायग्राम है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इफ इट इज केप्ट बियॉन्ड द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द इमेज बिटवीन फॉर्म विल बी between C, that means center of the curvature, and the focal length will be, the image will be real and inverted and it would be very small. You can see into this picture जो इमेज बन रही है वो रियल है और छोटी सी भी है और इन्वर्टेड भी है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर एंड ये एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द बैंक के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तब जो इमेज बनेगी वो सी पर बनेगी और वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की होगी। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तब इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड द सी बनेगी एंड इट वुड बी रियल, इट वुड बी इन्वर्टेड बट इट वुड बी लार्ज, दैट मीन्स मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और ये तीनों ही पोजिशन, तीनों ही सिचुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। इसको ड्रॉ करके दीजिएगा। इसके बाद हमारे सिलेबस में है कि जो कॉन्वेक्स मिरर हैं उनके थ्रू किस तरीके की इमेजेस बनती है। हमने अभी कॉन्केव मिरर की 3 specific images formations check किए हैं। Now we will be checking how the convex mirror will form the image. For that, a convex mirror is also called dispersing mirror. इसकी हेल्प से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसके द्वारा जो बनने वाली इमेजेस होंगी वो हमेशा साइज में स्मॉल होंगी देन द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन के आएगी वो छोटी बनकर आएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली हम इमेजेस हमेशा छोटी होंगी। यू कैन सी ओवर हियर द फोकल लेंथ and the dispersion. Convex mirror is only one important case is object if anywhere in front of the image between focal and principal axis, the image will be virtual and erect, virtual बनेगी।
इरेक्ट बनेगी, दैट मीन सीधी बनेगी, एंड डायमिनिश्ड फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दैट इज व्हाई वी यूज अ रियर व्यू मिरर इन दैट। जैसे कि शेविंग मिरर, जैसे आप देखो ये जो शेविंग मिरर है वो कौन सा वाला मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है यूज्ड फॉर वेयर मैग्निफिकेशन इज नीडेड। तो शेविंग मिरर हुआ, मेकअप मिरर हुआ, डेंटिस्ट मिरर हुआ, हेडलाइट मिरर हुए, ये सब किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, कॉनकेव मिरर, मतलब चम्मच के अंदर वाला, अंडरस्टूड, इंटरनल सरफेस वाला। एंड कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड वेयर द वाइड व्यू इज नीडेड, दैट मीन्स व्हीकल साइड मिरर, यू कैन सी इनटू दिस पिक्चर, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और सिक्योरिटी मिरर इन द शॉप्स एंड एज वेल एज द रोड बैंड मिरर्स आर द एग्जांपल ऑफ दैट। अब ये कौन से तरीके के मिरर्स की हम बात कर रहे हैं, चम्मच के पीछे वाला, चम्मच के पीछे वाला है कॉन्वेक्स मिरर, चम्मच के आगे वाला है कॉनकेव मिरर, और इनके डिफरेंट यूजेस हैं, इसलिए इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, द मिरर फॉर्मूला शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, उसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पे बनेगी, और उसकी फोकल लेंथ क्या है। इन तीनों चीज़ों के कैलकुलेशन के थ्रू हमें क्या पता चल जाता है, मिरर फॉर्मूला। इस मिरर फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, इट हेल्प अस टू कैलकुलेट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ इमेज इट इज। समझ में आया कि इमेज कहाँ बनेगी और किस तरीके की बनेगी, ये हमें कैसे पता चलता है, मिरर फॉर्मूले की तरह। जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इमेजेस इन्वर्टेड बन रही थी, रियल बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, तो ये हम कैसे तय करते हैं, हम तय नहीं करते हैं, ये मिरर फॉर्मूले के थ्रू हमें निकाल के पता चल जाता है। Okay, so mirror formula, as you can see my cursor, it is given 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. This formula is valid for all spherical mirrors. It works for concave as well as convex mirror. It works for all the position of the object, and with the help of this formula we will be able to find it out कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बनेगी और किस तरीके की बनेगी। इसलिए मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन ड्यू टू द स्पेरिकल फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन मतलब आप किस तरीके से उसको बड़ा करके देख पाते हो। मैग्निफिकेशन टेल अस हाउ बिग और हाउ स्मॉल द इमेज इज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो जो इमेज बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं मैग्निफिकेशन के थ्रू। ये मैग्निफिकेशन कैसे किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और एक्चुअली में मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज बन रही है उसका और जो ऑब्जेक्ट है उसकी, दोनों की जो अगर आपने हाइट पता कर ली उसके थ्रू आप उसका मैग्निफिकेशन पता कर सकते हो। हाउ द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द स्पेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज h2 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1. h2 इज द हाइट ऑफ द इमेज वाइल h1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का हाइट है h1 और उसकी द्वारा बनाई हुई इमेज बड़ी बने या छोटी बने, आप उसको अपने हिसाब से पता कर सकते हो। उन दोनों का अगर आप रेशो निकालोगे तो आपको मैग्निफिकेशन पता चल जाता है। और स्फेरिकल मिरर मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज m इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी, सॉरी m इज इक्वल टू कट। और स्फेरिकल मिरर और spherical mirrors magnification can also be written as m is equal to minus v upon u. Understood? Now यहाँ पर v का मतलब क्या हुआ बेटा, इमेज की डिस्टेंस, जिसको हमने h2 के फॉर्म में सेम ऊपर वाले फॉर्मूले में डाला था। u का मतलब क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जहाँ पर जिसको हमने h1 के फॉर्म में ऊपर वाले फॉर्मूले में डाला था। एंड एक्चुअली में ये नेगेटिव साइन जो लगाया हुआ है इस फॉर्मूले में, इसका मतलब क्या हुआ है, इट इज द नेगेटिव साइन फॉलोज द साइन कन्वेक्शन, जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में समझा हुआ है। आगे बढ़ती हूँ मैं। अब आगे बढ़ने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको भी हमें क्विकली रिवाइज करना होगा क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है, बड़ा सा टॉपिक है, जिसको टेक्स्ट बुक में बहुत हमने डिटेल में समझा हुआ है। बट अभी हमें क्योंकि एग्जाम के पर्पज से क्विक रिवाइज करना है, इसको हम जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ चेंज ऑफ इन डायरेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जब लाइट रेज जाती हैं तब वो अपना
पाथ चेंज कर देती हैं या फिर उनका डायरेक्शन चेंज कर देती है। इस चीज को बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन इन द सेम मीडियम। आपको पता है अगर सूरज से रोशनी चलकर आती है, सूरज की किरणें जो आती हैं वो सीधी लाइन में जा रही होती हैं, बट लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स इन अ डिफरेंट मीडियम। मगर वो जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं तो वो थोड़ी सी बैंड हो जाती हैं। बैंड होने का ऑब्जर्वेशन अपन ने कई बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा हुआ है। सिंपल एग्जांपल डे टू डे लाइफ का इस पिक्चर को देखिए। अगर आप आपके हाथ में अगर कोई पेन है, पेंसिल है या कोई दूसरी चीज उसको आप पानी के ग्लास में डिप करके देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये थोड़ा सा तिरछी आपको पेंसिल नजर आती है। दिस एक्सपेरिमेंट, पेंसिल को पानी में डिप करके देखो, ये आपने डेफिनेटली किया होगा। इसको आप जब डिप करके देखते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो इनटू दिस पिक्चर यू कैन सी विजुअलाइज आल्सो कि जो पेंसिल है पानी में डिप है, बट पानी में डिप होने के बाद हल्की सी तिरछी नजर आ रही है। सो पेंसिल इन वाटर अपीयर्स बेंट डिस्प्लेस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमने कॉइन वाला देखा था कि अगर आपने पानी में कॉइन को डाला है तो वो कॉइन ऊपर उठा हुआ नजर आता है। बॉटम ऑफ द टैंक अपीयर्स रेज्ड। ये सारी जो चीजें हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। दैट मीन्स आपकी जो पेंसिल है वो एयर वाले मीडियम से आ रही थी और एयर मीडियम में से आने के बाद वो किस मीडियम में पहुंची, वाटर या लिक्विड मीडियम में जैसे ही पहुंची तो आपको उसका जो स्ट्रेटनेस थी वो थोड़ी सी बेंडेड नजर आने लगी, विच इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आई बात। इसी के बेस पर स्नेल्स लॉ और ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया है। स्नेल लॉ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको भी हमने शॉर्ट में कवर अप किया है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर इट बेंड्स, विच इज द लॉ, राइट। कोई एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो लाइट थोड़ी सी बेंड हमें नजर आती है। इसी रिलेशनशिप को स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसको नाम दिया गया है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ is basically sin I upon sin R. The value of is basically the constant value. जहाँ पर I is basically क्या है, angle of incident and R is angle of refraction. Understood? ये जो लॉ है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम वाज एयर, सेकंड मीडियम वाज water when we have seen the example of pencil, right। तो ऊपर वाला एयर मीडियम, नीचे वाला वाटर मीडियम, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो आप ये समझ में आ जाता है कि जो पेंसिल है वो एक्चुअली में टूटी हुई नहीं है, टेढ़ी भी नहीं है, बस आपको नजर आ रही है वैसी, क्योंकि आपकी आंखों में जो रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपको सिचुएशन समझ में आ रही है दैट इज बेसिकली द रिफ्रैक्शन एंड ड्यू टू विच इट इज हैपनिंग, राइट। अंडरस्टूड। यू कैन सी इनटू दिस रे डायग्राम। दिस रे डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Look into this. This ray is coming from the air medium to the water medium. As soon as it is entering to the water medium, you can see it is slightly bending. That means अगर नॉर्मल से एक नॉर्मल के साथ में अगर आप एंगल क्रिएट करके θ2 देखते हैं तो ये एंगल थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है और θ1 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी में से हमें समझना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल अस हाउ मच अ मीडियम बेंड्स लाइट। मैथमेटिकली अगर हम इसको चेक करें सो n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, n इज इक्वल टू C अपॉन V, where c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in medium. It has no unit. Greater refractive index, light travels slower and more bending. जितना ज़्यादा refractive index की वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा लाइट धीरे 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 करके एंटर करेगी और उसकी जो बेंडिंग है वो आपको उतनी ही ज़्यादा नजर आएगी। दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन में आपको बेंडिंग चीज़ें ज़्यादा नजर आएंगी। इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम मतलब हवा से पानी की तरफ अगर कोई लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसका जो बेंडेशन होगा वो जो बेंड होगी वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा की तरफ आएगी। While if light goes from denser to the rear medium, it bends away from it. Understood? Now, definition of Snell law, formula sin I upon sin R, and definition of refractive index. These all are things are very very important. 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन इनमें से डेफिनेटली आता है। Now, refraction through a glass slab. अब ये ग्लास स्लैब को देखो, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया हुआ है। ये ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट आपने फिजिक्स के लेबोरेटरी में किया होगा। आपको ग्लास स्लैब दिया होगा और उसके हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करके बताना होगा कि आपको कहाँ पर इंसिडेंट रे और कहाँ पर इमर्जिंग रे
बनना है और उनके एंगल्स को आइडेंटिफाई करवाया गया होगा। एक्चुअली में ऐसा क्या होता है इसमें, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a rectangular glass slab, it bends towards the normal. Look into this, incident ray is coming, ये है normal और it is bending towards the normal. ये जैसे ही अंदर की तरफ गई ये normal की तरफ bend होने लगी। It travels is straight inside the slab के अंदर वो straight चल रही है and it bends away from the normal. अब ये normal से निकलने के बाद ये वापस जब बाहर निकल रही है तो ये normal से दूर की तरफ जा रही है। जब वो आई थी तब इस normal के नियर थी, बट जब ये निकल रही है बाहर तो ये normal से दूर की तरफ निकल रही है। दैट मीन्स एयर से जब डेंसर मीडियम में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जब लाइट रे एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर कर रही थी तब ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही थी। बट जब ये डेंसर मीडियम ग्लास से आउटर मीडियम रेयर मीडियम एयर की तरफ मूव हो रही है तब ये नॉर्मल से दूर की तरफ जा रही है। ऐसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। This is very important, very confusing. Most of the children are getting confused in this. So भी फिर से मैं इस चीज को नेक्स्ट स्लाइड में सिखाऊंगी। द इमर्जेंट रे मतलब बाहर निकलने वाली रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इट इज शिफ्टेड साइडवे। दिस रे इज पैरेलल, सी दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द पैरेलल टू दिस is the incident ray. Look into my cursor, the incident ray is coming. When it is inside the glass slab it is straight, but when it is emerging out from the glass slab you can see it is moving away from the normal, right? So this is the emerging ray which is moving away from the normal. So it is actually parallel to the incident ray, right? It is perpendicular distance between the incident ray and emergent ray. Ray comes out of the parallel but not along the same line. There is a sideways shift which is known as lateral displacement. तो lateral displacement क्या होता है, इस चीज को हमने सीख लिया है। इस पिक्चर को आप बार बार ड्रॉ कीजिए, ये डेफिनेटली पूछा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Why does this happen? Because refraction occur at two surface, air and denser surface. Rare and dense medium की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। The glass slab has a parallel side. Bending at the first surface is compensated at the second surface. And this because of these two different medium ऐसा देखने को मिलता है। अगर दो अलग अलग मीडियम ना होकर केवल एक मीडियम होता है तब जो रे है वो कहीं बैंड नहीं होती, सीधी चल रही होती है। बस एज सून एज जैसे ही कोई रे किसी एक मीडियम से निकल कर दूसरी मीडियम में जाती है तो डेफिनेटली उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अपन समझ सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया है। एंड ऑलमोस्ट वी आर डन, यस वी आर डन विद दिस चैप्टर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक तरीके से रिवीजन कीजिए, क्विक रिवीजन कीजिए, पूरा डिटेल में मत जाइए। एग्जाम देते टाइम काम रहिए, कूल रहिए और एग्जाम को ठीक तरीके से कीजिए। रे डायग्राम्स और डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार बना कर देखिए, बार बार लिख कर देखिए। डेफिनेटली यू विल स्कोर बेटर एंड गुड मार्क्स। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।